हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम बात करेंगे ह्यूमन सेल की, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे, सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सेल के शेप एंड साइज की बात करेंगे, सेल के अलग अलग ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे, सेल के मल्टीपल फंक्शन की बात करेंगे और सेल के टाइप की भी बात करेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग पहले बात करते हैं कि ये आखिर इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला गया। ठीक, क्योंकि देखिए बेसिकली अगर आप किसी को कोई चीज़ बोलते हैं तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा मोटिव होता है, रीजन होता है। तो आखिर अगर सेल को द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ माना गया है तो इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा सा कारण होगा, कुछ तो ऐसा इसके पास होगा जिस वजह से इसको क्या हम लोग बेसिक चीज़ मानते हैं, फंडामेंटल मानते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इस वर्ड्स को पहले भी सुने होंगे, फंडामेंटल यूनिट। याद कीजिए कि जब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर या केवल यूनिट चैप्टर, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि बेसिकली क्या 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लेकिन अभी यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से वहाँ किसी यूनिट की बात हो रही है उसी तरीके से सेल भी हमारे बॉडी का क्या है, एक यूनिट है। और वो कैसा यूनिट है, वो एक फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट कहने का पीछे का ये रीज़न है कि देखिए आप सोचिए ऐसे कि अगर मान लीजिए कोई लाइफ है तो मतलब क्या, वो बंदा जीवित है, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो कर रहा है, रेस्पिरेशन शो कर रहा है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस शो कर रहा है, वो अलग अलग टाइप के क्या एक्टिविटीज़ को शो कर रहा है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर कोई भी अगर जीवित आदमी है तो उसका क्या जीवन का मूल आधार क्या होगा। अगर आप बेसिक बात करें तो अगर आदमी जीवित है तो अपने लाइफ में उसको बेसिक चीज़ क्या चाहिए, पहला उसको रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। मान लीजिए कि जो बहुत पहले पूर्वज थे, आदि मानव थे, उन्होंने कपड़े वो नहीं पहनते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जो कि पढ़िएगा, जो कि हायर क्लास में आपको ये पढ़ने हैं, तो ये क्या हुआ, ये एक चेंजेज हुआ, स्लो एंड कंटिन्यूअस चेंजेज हुए। सेल के साथ भी ऐसा ही था, सेल में भी बहुत सारे बदलाव देखे गए। जब फर्स्ट टाइम देखा गया तो प्रोकैरियोटिक सेल थे, बाद में यूकैरियोटिक सेल मिले, पहले यूनिसेलुलर मिले, फिर बाद में वो धीरे धीरे मल्टी सेलुलर बने। तो क्या हुआ, हर जगह आपको क्या कुछ ना कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग इस पर थोड़ा बात करते हैं। फंडामेंटल वर्ड ये कहता है कि वो ऐसा कोई भी चीज़, अगर आपको मान लीजिए हम कहें कि आपको जाना है बाबू और मार्केट से क्या चावल लेकर आना है, ठीक, तो हमने आपको क्या बोला कि चावल लेकर आना है, लेकिन क्या हमने बताया कि चावल ग्राम में लाना है कि केजी में लाना है कि टन में लाना है कि मेट्रिक टन में लाना है। तो हमने कोई एक बेसिक यूनिट नहीं दिया, एक कोई आपको क्या मेजरमेंट नहीं दिया कि आपको इतना ही लेकर आना है। यही बेसिक चीज़ हमारे साथ भी है कि हम लोग एक सेल की बात जब करते हैं तो सेल अपने आप में बेटा क्या है ना कि वो एक कैपेसिटी रखता है, एक पूरे लाइफ की ऑरिजिन की कैपेसिटी रखता है। अब आप समझिए कैसे, सोचिए कि अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उससे पहले वो 9 महीने अपने माँ के गर्भ में रहता है। तो जब वो 9 महीने रहता है तो वहाँ पर क्या उसने कुछ अपने लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट किया, कुछ टाइम तक क्या उसने अपने लाइफ साइकिल्स को कहाँ कंप्लीट किया, अपने मदर के ओम में। तो मदर के ओम में जब उसने लाइफ साइकिल कंप्लीट किया, लेकिन उससे पहले वो कैसा था, वो सिंगल सेल था। देखिए कैसे, बेसिकली मान लीजिए कि 2 पेरेंट्स हो गए, ठीक, पेरेंट्स कौन कौन हो जाएंगे बेटा, एक फादर और एक मदर, ठीक। इन दोनों से क्या हुए हैं, अलग अलग, एक से स्पर्म आया और एक से ओवम आया, ठीक। अब ये स्पर्म और ओवम मिलकर बाबू क्या बनाएगा, आपको सभी को पता है, एब्सोल्युटली जाइगोट बनाएगा सर, आप लोग यही बोलिएगा। तो ठीक है, जाइगोट बनाया। अब ये जो जाइगोट था ना बेटा, ये सिंगल सेल है, ठीक।
सिंगल सेल है। अब सोचिए, अभी हम लोग सेल पे ही बात कर रहे हैं और यूनिट हम लोग इसीलिए वर्ड यूज करते हैं कि कोई एक सिंगल मेजरमेंट का यूनिट जो कि क्या उसके पूरे हिस्ट्री को एक्सप्लेन करे। अगर मेरे सामने ये कोई बोलता है कि भैया मेरे ओम पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि वो न्यूटन एक मेजरमेंट है और 10 उसका क्या है, एक क्योंकि उसको बता रहा है कि नहीं इतना हम पे फोर्स लगा। ठीक उसी तरीके से ये सेल क्या है, इस सेल के पास कैपेसिटी है किस चीज़ की, टोटिपोटेंसी की, अपने आप को डिवाइड करने की। और ये सिंगल सेल क्या कर रहा है, एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रहा है। तब सोचिए ये क्या हुआ, ये हमारे लिए एक यूनिट हुआ क्या, वो भी कैसा यूनिट जो कि पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, पूरे फंडामेंटल पूरे बेसिक्स को बना रहा है। अब ध्यान से समझिए कि एक सिंगल सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाना, लेकिन इसमें एक टाइम पीरियड लगता है अबाउट 9 मंथ्स, और बाद में भी ये प्रोसेस होता है। आगे चलकर क्या हम बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो हमारा क्या सेल जनरेशन हो रहा है, सेल जेनेसिस हो रहा है, हमारे मसल्स बढ़ रहे हैं, हमारे बोन्स बढ़ रही हैं, सभी क्या है सेल के बने हुए हैं, सभी ने सभी कहीं ना कहीं सेल के ओरिएंटेशन से बने हुए हैं। कहीं हम लोग का कट गया, कहीं चोट लग गया, वो भी एक टाइम के बाद रिप्लेस हो जाता है, ठीक हो जाता है। वो किस वजह से, सेल के वजह से। सेल डिवाइड कर करके क्या किया, एक पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर दिया। तो इस वजह से हम लोग क्या इसको मानते हैं कि ये हमारे लाइफ का क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। क्योंकि वो अगर जीवित है तो किसका है, वो सेल का होगा, उसके पास सेल होंगे, और सेल है तो मतलब उसके पास पावर ऑफ डिवीजन है, वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि सेल क्या है, सेल की स्टडी कैसे हुई, कैसे कैसे बात हुआ सेल पे, आइए हम बात करते हैं। तो सेल का डिफिनीशन पे हम लोग आते हैं कि सेल का डिफिनीशन क्या है। तो जैसे कि हमारे बुक्स में लिखा है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं बाबू, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब देखिए 2 वर्ड है मेनली अगर बात की जाए तो, एक क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल, और एक क्या है, फंक्शनल। स्ट्रक्चरल मीन्स क्या, वो चीज जो कि क्या आपको एक आकार दे, एक ढांचा दे, और फंक्शनल मीन्स क्या, जो कि किसी भी काम को पूरा करे। अब आप समझिए कैसे, मान लीजिए कि आपके पास खाली ज़मीन पड़ा हो, ठीक, तो खाली ज़मीन पड़ा है और आपका मन हुआ कि यार चलो थोड़े पैसे आ गए आज घर बनवाते हैं हम लोग। मान लीजिए ऐसा हो सकता है, जैसे कि हम लोग का अभी कहीं काम चल रहा हो तो हम लोग घर वर बनवाने का काम लिए हैं, तो हम लोग घर बनवा रहे हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, कुछ घर को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, उसको खड़ा करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, जैसे कि छड़ चाहिए हम लोग को, पिलर के लिए छड़ चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, बालू चाहिए। उसी तरीके से उसी सेम अपने बॉडी को आप ले लीजिए। अगर हम आपसे ये पूछें कि आपके बॉडी का बेटा स्ट्रक्चरल के लिए किस चीज़ पे हमारा बॉडी डिपेंडेंट है, तो पहला जवाब आपका क्या आएगा, सर एब्सोल्युटली बोन ना, बोन ही तो है, स्केलेटल सिस्टम ही तो है जो कि क्या काम करता है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर देता है। ठीक, क्या स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी को क्या देता है, स्ट्रक्चर देता है। फंक्शनल, जितने भी विसरल ऑर्गन हैं, जितने भी क्या विसरल ऑर्गन, अब विसरल ऑर्गन से कंफ्यूज मत होइएगा, इंटरनल ऑर्गन भी हम यूज कर सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन को ही क्या बेटा विसरल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक, तो इंटरनल ऑर्गन है जितने भी, वो क्या
फंक्शन करेंगे। अब देखिए समझिए, तो कहीं ना कहीं अगर स्केलेटन सिस्टम बोन टेंडन ये सब चीज का बना है ना, टेंडन पता है, टेंडन वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया गया था, तो आपको याद होगा तो पता है। बोन कार्टिलेज के बने हुए हैं हमारे बॉडी, जैसे ये कार्टिलेजिनस है, ये बोनी है। तो कार्टिलेज क्या थोड़ा स्मूथ होता है, मतलब हार्ड नहीं होता है बहुत ज़्यादा, और बोन कैसा होता है, हार्ड होता है। तो ये भी तो बाबू सेल से ही बना है, और किस सेल से बना है, ऑस्टियो सेल से बना है। किससे, ऑस्टियो सेल से बना है। बोन किससे बना, ऑस्टियो सेल से, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं या ऑर्थोलॉजी। आप सोचे सुने होंगे कि डॉक्टर जो बोन्स के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स, ठीक, ऑर्थोपेडिक्स। क्यों, क्योंकि ये बोन के बारे में बात हो रही है, ऑस्टियो शब्द से क्या हुआ, ऑर्थो बना। बोन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजी, ठीक। तो क्या हुआ, ऑर्थो सेल की बात होगी, ऑस्टियो सेल की बात होगी, ठीक। तो ये भी क्या सेल से ही बना है। तो ये जो सेल है क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है। फर्दर अगर आप फंक्शनल की बात करें तो जो भी विसरल ऑर्गन है, जैसे कि आपका आई हो गया, ईयर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, या आपके मसल्स हो गए, ठीक। ये सब क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ फंक्शंस कर रहे हैं। अगर मसल्स ना हो, बोन ना हो, तो आप क्या ये सारे मूवमेंट्स और लोकोमोशन आप नहीं कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर हमारा इंटेस्टाइन ना हो तो हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। हमारा अगर आई ना हो तो हम क्या देख नहीं सकते हैं। तो ऑप्टिक सेल्स क्या करेंगे, आई का फॉर्मेशन करेंगे, कॉपर सेल्स लीवर को बनाएंगे, ठीक। ऑक्जेंटिक सेल भी अपना काम करेंगे। तो ये सभी सेल्स के क्या है, वेरिएशंस हैं, जो कि अलग अलग सेल क्या कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो सेल का ये डिफिनीशन बहुत बड़े पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम लोग बोले सेल को कि हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों, क्योंकि अगर ये बोन नहीं होगा तो हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता है। अगर हम खड़े हैं तो अपने बोन के वजह से खड़े हैं। अगर ये हमारी इंटरनल ऑर्गन या विसरल ऑर्गन नहीं होंगे तो हमारा बॉडी का कोई क्या एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करें, कोई भी केमिकल फंक्शंस नहीं होंगे, किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटीज नहीं होगी। तो सोचिए कि हमारा सेल क्या अपने आप में एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, उसके पास कैपेसिटी है, वो पूरे एक नए ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। तो अब आप समझ गए कि ये डिफिनीशन क्या था। फर्दर हम पॉइंट पे आते हैं कि स्टडी ऑफ सेल। बाबू स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 8 में भी शायद सेल पढ़ना था थोड़ा। तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। अब ये साइटोलॉजी क्या हुआ, साइटोलॉजी उसको कहेंगे जिसमें कि हम लोग के उस सेल की स्टडी करेंगे, चाहे कोई भी सेल हो, ठीक। लेकिन अगर आप सब ये कह दें कोई कि सर ठीक है आप तो कह रहे हैं सेल की स्टडी, लेकिन अगर कोई पार्टिकुलर सेल की बात हो जाए, अब मान लो आई की सेल की बात करनी हो तो ऑप्थेल्मोलॉजी होगा, बोन की बात करनी हो तो ऑस्टियोलॉजी होगा, ठीक। अगर आपको मान लीजिए कि किसी विसरल ऑर्गन की बात करनी हो, मान लो न्यूरॉन सेल की बात करनी हो, नर्व सेल की बात करनी हो, तो उसको क्या न्यूरोलॉजी होगा। तो ये देख रहे हो आप, जैसे जैसे सेल वर्क फंक्शन पे डिफर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उनकी क्या स्टडी को भी हम चेंज कर रहे हैं। अब मान लो कि आपको पूरे एलिमेंट्री कैनाल की बात करनी है तो गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी होगा, हार्ट की बात करनी है तो कार्डियोलॉजी होगा। आप समझ रहे हो, आप चाहो तो लिख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सब चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है बाबू जिंदगी में, ठीक।
तो आप नर्व की बात कर रहे हो, न्यूरोलॉजी हो गया, कार्डियक की बात करो, कार्डियोलॉजी हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब स्टडीज हैं जो कि अलग अलग क्या इन चीज को कैटेगराइज किया गया। तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। अब ये साइटोलॉजी टर्म को देने वाले थे, इनका नाम था हर्टविग। ठीक, सब कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, टर्म साइटोलॉजी गिवन बाय हर्टविग। ये एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या साइटोलॉजी टर्म को हमको बताया था कि भैया साइटोलॉजी क्या होता है। आगे अभी और भी बहुत से कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके कुछ हम पॉइंट्स लिखवा देते हैं, आप उसको कॉपी में मेंशन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक का 9 का सबसे ज़्यादा ये एडवर्स चैप्टर है, इस पर हम लोग को ज़्यादा कमांड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग मानते हैं कि सेल चैप्टर क्या है, बायोलॉजी का सोल है। अब मान लीजिए आपके शरीर से हम आत्मा ही निकाल दें, क्या आप जीवित रह पाइएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी तरीके से क्या है, ये बायोलॉजी का आत्मा है बाबू। आप कुछ भी पढ़िए बायोलॉजी का, आप कुछ भी पढ़िए, आपको ये वर्ड का सामना करना पड़ेगा। ये आपको कहीं छोड़कर नहीं जाने वाला, ये जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। आप फिजिक्स में पढ़ लीजिए, सेल पढ़ना है, बायोलॉजी में पढ़िए, सेल पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़िए, उसमें भी सेल पढ़ना है। तो ये सेल कहीं जाने वाला नहीं है, बस इसके मतलब बदल जाएंगे। बायोलॉजी में कुछ हो जाएगा, फिजिक्स में कुछ हो जाएगा, केमिस्ट्री में कुछ हो जाएगा। तो गलती से इसको मिक्स मत कर देना एक में कि फिजिक्स को बायोलॉजी में लिख लेना और बायोलॉजी को फिजिक्स में लिख लेना। तो आगे हम लोग बात करते हैं, अभी कुछ टर्मोलॉजीज पे बात करेंगे। ठीक, तो बाबू ये कुछ टर्मोलॉजीज हैं जिनको कि हम लोग को क्या याद करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखना ज़रूरी है। आपको ये बुक्स में भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी अच्छे से साइड बुक्स को आप प्रेफर कीजिए, जैसे एशचंद हो गया, जैसे ऑल इन वन हो गया, सीबीएसई के ओसवाल हो गया। तो आप इन सब चीज़ों को क्या आप कर सकते हैं, उन सब चीज़ों में आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी हमने लिखवा दिया है, आप इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। हमारे फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक थे। ठीक, लेकिन आगे जब आप बढ़िएगा चैप्टर में तो आपको पता चलेगा कि सर आप बताए थे कि साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल होता है, रॉबर्ट हुक जी तो सेल वॉल को खोजे थे। तो पहली बार क्यों इनको फादर बोला गया? बेटा देखिए, फादर बोला इसलिए गया ना क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या इस चीज़ को बताया कि सेल होगा। वो तो बाद की बात थी ना कि जब लोगों को पता चला कि नहीं वो सेल नहीं सेल वॉल है, लेकिन फर्स्ट टाइम तो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। अब मान लीजिए आपको चलने नहीं आ रहा हो, आपको किसी ने चलाना सिखाया, तो आपके गॉड फादर तो वही हुआ ना। वो चाहे आपको कैसे भी चलना सिखाए, बकैया चलना सिखाए या पैर से चलना सिखाए या हाथ से चलना सिखाए, लेकिन चलना तो उसने सिखा दिया। तो इन्होंने क्या किया, एक पाथवे दिया, एक डायरेक्शन दिया, एक डिस्कवरी को लेकर खोज किया, एक चीज़ हम लोग को क्या किए बताएं। कौन? श्री सर रॉबर्ट हुक जी ने। ठीक, थोड़ा इज्जत से नाम लेते क्योंकि काफ़ी अच्छे काफ़ी मशहूर साइंटिस्ट थे भाई, रॉयल सोसाइटी से आते थे, इनका बहुत नाम था, लोग इनके सामने जल्दी बोलते नहीं थे। ये अच्छे साइंटिस्ट, इतने अच्छे साइंटिस्ट थे, काफ़ी ज़्यादा इनको ज्ञान था। ठीक, इन्होंने इसी अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर एक किताब लिखा जिसका कि नाम था माइक्रोग्राफिया। इसकी बात हम लोग डिटेल में करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का, डिस्कवरी ऑफ सेल का। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में इस किताब की नाम आएंगे, दोबारा से इस किताब के पूरे कहानी को हम बताएंगे कि ये क्यों लिखा गया, किस बात पे लिखा गया। ठीक, फर्दर पॉइंट, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी वो कौन थे? स्वैनसन थे बाबू, SWANSON। अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिए। इन्होंने भी किताब को लिखा और इन्होंने जो किताब लिखा था उसका नाम था द सेल बुक। ठीक, लेकिन ये सब क्या थे, ये इंग्लिश थे, ये भी इंग्लिश साइंटिस्ट थे, लेकिन ये हमारी इंडिया के हैं भाई, और इनको हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारा देश हमारा है भाई, हमारा भारत महान, अपने देश से सबको प्यार होता है ना, हमको भी है आपको भी होगा। तो इंडियन साइटोलॉजिस्ट कौन थे? AK शर्मा। इन्होंने बहुत कुछ बताया था, इन्होंने भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था, लेकिन अभी आपको 9 में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ये हायर क्लास के हैं। तो जब आप हायर क्लास में जाइएगा तो आपको ये हम पढ़ाएंगे अभी, लेकिन ये टर्मोलॉजी के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये NTSC एग्जाम्स में पूछते हैं कि भी कोई एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस
आते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो बाबू आप समझ गए कि हमने सेल के बारे में सब कुछ बात कर लिया। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, हमारा सेल हमारे लाइफ के लिए फंडामेंटल यूनिट क्यों बोला गया। ठीक, तो ये था आज का हमारा सेल का इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग बात करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल क्या है। थैंक यू।